बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में पढ़ेंगे हम 5वीं झलक। ठीक है। अब है यहाँ पे अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य। अब उन्होंने अफ्रीका में जो संघर्षमय कार्य किए उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। गांधी जी ने ज्यों ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को 2500 फीस के अलावा आने जाने का जहाज किराया भी देना था, है ना। उनके रहने खाने आदि का प्रबंध भी उन्हें ही करना था। गांधी जी का साहबी ठाठ देखकर सेठ को लगा कि भाई ने तो मेरे यहाँ सफ़ेद हाथी बंधवा दिया है ना। वो एकदम पहन अच्छे से आए थे, तो उनको ये लगा कि क्या है कि ये तो एकदम सेठ है जो मेरे सफ़ेद हाथी बंधवा दिया है, जिसका खर्चा मुझे करना पड़ेगा, है ना। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था, जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था। वह ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहाँ अकेला भेजने में झिझक रहे थे, है ना। क्या था, ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहाँ अकेला भेजने में क्या करते, झिझक रहे थे। मन में शक था कि कहीं बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर अब मामला चौपट ना कर दे। अनेक प्रकार की शंकाओं से सेठ का मन आगे पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए 2 ही काम थे, एक मुकदमे का और दूसरे क्लर्की का। सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, परंतु व्यवहार ज्ञान में कम नहीं थे। काम चलाऊ अंग्रेजी जानकर अंग्रेज व्यापारियों से लेन देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे। ठीक है। अब देखो, पगड़ी उतारो। सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए। वहाँ उन्होंने वकीलों से परिचय कराया और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए और मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा। फिर बोला, तुम अपनी पगड़ी उतारो। मजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है गांधी जी को कि तुम अपनी पगड़ी उतारो। तब गांधी जी का उस समय बंगाली पगड़ी पहनने हुए थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से क्या कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। वे अदालत के बाहर निकल आए और गांधी जी का अंग्रेजों से यह पहला मोर्चा था, है ना। बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए, है ना। पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा, है ना। भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात और है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया, जिससे 3-4 दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। सेठ के प्रतिवादी और अटार्नी प्रिटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहां जाकर मामले को स्वयं समझना था और अटार्नी को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट हटाकर रेल के पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया और गाड़ी जब रात के लगभग 9 बजे नटाल की राजधानी मेरीबर्ग पहुंची तो उस डब्बे में एक अंग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज़ में बोला, उतर, दूसरे डिब्बे में जा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। गोरे ने जिद अब यहाँ पे गोरे ने क्या किया, जिद की और अशिष्टता से बोला, नहीं उतरेगा तो तुझे ज़बरदस्ती उतारा जाएगा। गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया गया और उनका सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया, है ना। वो काले हैं करके उसको और भारतीय हैं करके उसको बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी रेलवे कर्मचारी से बहस करते ही रहे और गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे बढ़ गई। रात बीतती जा रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते कांपते वेटिंग रूम में बैठे रात भर सोचते रहे, क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए। परंतु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी, है ना। मुझ पर आज तो बीती है, पर वह एक महारोग का लक्षण है। यहाँ भारतीय इसी तरह अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूँगा, राग द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूँगा। और यह अंतरात्मा की आवाज़ थी जिसने उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को यहाँ पे उन्होंने निश्चित कर दी, है ना। अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से भागूंगा नहीं और मैं यहाँ के जो गलत विचारें हैं उनको मैं सुधार कर जाऊँगा। ठीक है। तो सवेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रात वाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को उन्हें रेल यात्रा की सुविधा देने के लिए तार दिया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी जी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी।
गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन से प्रिटोरिया तक रेल नहीं थी, इसलिए कोच में यात्रा करनी पड़ती थी। वहाँ से उन्हें कोच यानी शिक्रम, घोड़ा गाड़ी बोलते उसी को, कोच है ना, में यात्रा करनी थी। और कोच के एजेंट ने गांधी जी के टिकट को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि गांधी जी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय, और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे। गांधी जी के बहुत कुछ झगड़ने पर एजेंट ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की क्या दी, अनुमति दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, पर एजेंट जब उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी ही नहीं था, तब अदर्थ त्यजेत सह पंडितः अदर्थ तजही बुध सर्वज जाता की नीतियों को स्वीकार कर बाहर कोच बॉक्स पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें प्रिटोरिया शीघ्र पहुंचना था। जब कोच अगले मुकाम पर पहुंची तो जिस गोरे ने उन्हें कोच बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने उन्हें पुनः उठाने की कोशिश की। अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्राइवर के पास बैठूंगा, है ना। अरे तुम्ही ने तो मुझे बॉक्स पर बैठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो। मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, अब मैं कोच के भीतर बैठूंगा। गोरा गांधी जी के दृढ़तापूर्वक उत्तर से चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और वह जबरन उन्हें बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। गांधी जी कोच बॉक्स की लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़े रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अंग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाना क्या कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे जोहेंसबर्ग पहुंचे और प्रिटोरिया पहुंचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था वह नहीं पहुँच पाया था। वे वहाँ एक बड़े होटल में पहुँचे और ठहरने के लिए कमरा मांगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। तब वे एक भारतीय की दुकान पर गए। जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो उसने कहा, भाई ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ प्रायः घटती ही रहती है। होटल में कमरे नहीं मिलते, पर हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। पहले दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते, बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते। क्या कहें, हजारों मुसीबतें हैं, है ना। गांधी जी को रेल यात्रा पर प्रिटोरिया जाना था और वे पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए और स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट दे तो दी, पर यह प्रार्थना भी की कि यदि मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही ना करे, है ना। गांधी जी ने उसकी बात मान ली। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे ही थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए पहुंचा और उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड झल्ला कर बड़बड़ाया, अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब। गांधी जी की वह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रिटोरिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। उनका किसी होटल में जाने का साहस नहीं हुआ। उन्हें सोच विचार में देखकर एक अमेरिकी निग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमेरिकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें। भोजन करने के बड़े कमरे नहीं। मैनेजर भला आदमी था। गांधी जी से बोला, मुझे आपको डाइनिंग हॉल यानी भोजन कमरे में बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमियों के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं। फिर भी मैनेजर ने एक बार अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर हैं, आप लोगों के साथ भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल में बैठकर भोजन करना चाहते हैं। जब गोरों ने क्या आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना क्या यहाँ पे उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था, हिसाब किताब की बड़ी उलझनें थी। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर अटारनी को उसकी पेचीदगियां समझानी थी। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी प्रतिवादी में समझौता न हुआ तो दोनों अदालत के खर्चे में पीस जाएंगे। जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि से हार में रहेगा। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया और इस तरह वादी प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलताओं पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुर मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, इस मामले में मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली। गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष तक वकालत की।
उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादी 20 साल तक कम से कम वहाँ दक्षिण अफ्रीका में वो रहे, है ना। कचहरी में न ले जाकर वापस आपस में क्या करते थे, समझौता कराकर संतुष्ट किया। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे की वे कभी पैरवी नहीं की और अदालत के सामने जाने पर भी यदि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष असत्य जान पड़ता तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते और इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुवक्किल उनके पास आने का साहस नहीं करता था।